देखिए, मेंटेनेंस के केस में एक पत्नी जब मुकदमा आपके ऊपर दायर करती है, तो उसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखवा देती है कि जब तुम उसको पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे खुद होश उड़ जाएंगे कि वाकई में इतना कमाता हूँ। ये एक महिलाओं की चाल होती है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग होता है एक एडवोकेट का भी। मैं हालांकि किसी के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बताता हूँ आपके लिए कि कहीं ना कहीं जो महिला है वो इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है कि वो बस वकील साहब को लिखना पड़ता है कि भाई इस तरह की चीज़ें ऐसे लिखो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो उसका कम से कम तो मेंटेनेंस कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो आप अगर इस चीज़ से एकदम से देख कर कि भाई इतना मुझे अमाउंट मांगा गया है, मुझसे मेंटेनेंस मांगा गया है, तो अगर आप वो मेंटेनेंस की रकम आप देख कर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि ये जो रकम की जो जो अमाउंट बताया गया है ना, ये इसीलिए बताया गया है ताकि तुम डर कर भयभीत हो जाओ, और होकर वो महिला को उसकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग तुम पैसा दे दो। ये जो आज के टाइम में एक पैकेज चल रहा है ना, 498A मेंटेनेंस, DV 406, ये सब तमाम जो मेंटेनेंस का पूरा एक एक पैकेज है ना, पूरा एक ग्रुप ऑफ मुकदमे जो लगते हैं आपके ऊपर, ये मुकदमों का सिर्फ और सिर्फ भय है, आपके लिए डर है। और इसीलिए ये मुकदमे सारे आपके ऊपर लगाए जाते हैं। और इस भय को जो व्यक्ति झेल गया, जो व्यक्ति समझ गया, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जिसने ये बात नहीं समझी, वो समझिए पूरा जीवन भर की कमाई हार जाएगा। वो डर के वजह से कहीं ना कहीं मुकदमों की वजह से भी, इतना मुकदमे हैं, मैं कैसे लड़ूंगा, क्या करूंगा, ये सब चीजें सोच सोच के वो टेंशन डिप्रेशन में आ जाता है। और इसी वजह से वो सारा अपना जीवन भर की कमाई जो है वो उस महिला को दे देता है, जिस महिला का रिश्ता आपसे कभी था ही नहीं, जिसको आपके साथ कभी रहना था ही नहीं। और उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ मुकदमे डालने की जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो प्लानिंग थी, जो नीति थी, वो यही थी कि इस पुरुष से जो है प्रताड़ित करके, मेंटली टॉर्चर करके इसको पैसा लिया जाए, बस। और उस महिला की आपके साथ रहने की कोई नीति तो कुछ है ही नहीं। अगर होती तो वो मुकदमा नहीं करती, वो तुमसे कहीं ना कहीं, अगर उसकी गलती है तब भी और गलती ना है तब भी, वो कहीं ना कहीं आपके साथ में रहकर आपसे माफी मांगकर कहीं ना कहीं आपको ही चुनती, वो मुकदमों को नहीं चुनती। महिला के सामने दो ही ऑप्शन है, या मुकदमा करो या फिर साथ रहो। तो वो साथ रहने का ऑप्शन नहीं चुनती है, वो चुनती है तो किसका, मुकदमे करने का। और मुकदमा करने के बाद वो जीवन भर पछताती है कि मैंने गलती ऐसी क्यों कर दी। क्योंकि मुकदमा करने के बाद कोई भी पुरुष, मैं कहता हूं कोई भी 100 में से एक पुरुष परसेंट 1% पुरुष होंगे ऐसे, जो कहीं ना कहीं उस परेशानी के नीचे दब जाते हैं, और दबने के बाद वो समझौता कर लेते हैं। लेकिन 99% पुरुष ऐसे होते हैं कि एक बार जब उसने हमारे साथ में खिलाफ, ये कहते हैं, युद्ध छेड़ दिया, तो फिर अब उसका समझौता कुरुक्षेत्र में ही होगा, यहां नहीं होगा बाहर। जो होना है वो हो जाए, लेकिन आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं वो यही आती है कि भाई पुरुष जो है वो सीधे बराबर बेचारा पिस जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि सब व्यक्ति हर तरफ उसकी तरफ यही कहते हैं भाई महिलाओं के कानून है, महिलाओं के लिए कानून है। महिलाओं के लिए कानून नहीं है, कानून दोनों के लिए है। अगर महिला सही है तो सही के लिए है, और महिला गलत है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। ऐसी कोई परिवार नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है जो कोर्ट में है और उसमें गलत महिला ना हो। हालांकि सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ परसेंट महिलाओं के लिए कह रहा हूं, जो महिलाएं गलत करती हैं और गलत करने के बाद वो कोर्ट में आती हैं और आने के बाद कहती हैं साहब मैं तो इनोसेंट हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर दोनों पक्ष को बैठा कर रखा जाएगा ना, और बातचीत पूछी जाए कि भाई गलती किसकी है, तो कहीं ना किसी एक व्यक्ति में जो गलतियां जरूर निकलेंगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो पत्नी हो। जब गलतियां हुई हैं, परेशानी आई है, और उसी की वजह से वो कोर्ट में आए हैं, वरना कोर्ट में आने का शौक किसी को नहीं है। लेकिन कुछ महिलाओं को यह भी होता है कि भाई हमारा पैसा तो चला गया, साथ रहना नहीं है, शादी में जो पैसा खर्च हुआ वो तो चला गया, अब साथ तो हमें रहना नहीं है, तो वो पैसा कैसे निकाला जाए। तो उस पैसे को निकालने के पीछे जो नियति होती है वो यही होती है, पैकेज, मुकदमों का जो पैकेज होता है ना, पूरा ग्रुप, वो आपके ऊपर लगाया जाता है। और एक के बाद एक जब आप तमाम मुकदमे तुम्हारे ऊपर दर्ज हो जाएंगे ना, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि तुम सही और गलत का निर्णय कर ही नहीं पाओगे। और इसी वजह से वो जो जैसे कहती है, क्योंकि उस तरफ से कोई ना कोई आपके पास सूचना लाता रहता है कि आप जो है इतना पैसे दे दो आज ही मैटर सॉल्व हो जाएगा, इतना पैसे दे दो आज ही मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो पैसे की नीड है उसको, भूख जो है वो पैसे की है, पति की नहीं। अगर पति की होती तो पति के साथ रहने के लिए कहती, मैं कहती पैसा नहीं मुझे चाहिए, मुझे मुझे तुम चाहिए, और तुम चाहिए तो फिर मुझे मुकदमे क्या करने हैं, तुम आ गए मेरे से बातचीत होगी, बस खत्म, यहीं पर आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन महिला क्या करती है, वो सीना तान के कोर्ट में जाती है और कहती है साहब इसको जेल भेजो, वरना मेरे को इतना अमाउंट दिलाओ, वो पैसा दिलाया जाता है।
तो ऐसी परिस्थिति में अब सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें आती हैं वो आती है मेंटेनेंस का केस। 498 केस में क्या है, आपको मैं कहता हूँ मैक्सिमम मैक्स अगर आपने किसी प्रकार से हार भी गए ना तो आपको पनिशमेंट हो जाएगा 3 साल की सजा या 3 साल से कम सजा हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं आपको बेल मिल जाएगी बाहर से बाहर, और सीधे उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो, फिर इंटरिम बेल पर आप रिहा। ठीक है। लेकिन अगर बात रही मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस आपको बंद गया तो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं आपको यही समझाया जाता है कि देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं अगर आपको लीगली प्रोसीजर है तो देना भी चाहिए, अगर इलीगल प्रोसीजर से वो लिया जा रहा है तो फिर आपको नहीं देना चाहिए। ये मैं भी कहता हूं इसके लिए। जब आप के पास फोन 144 यानी कि जो BNSS का जो मुकदमा नया डाला जाता है महिला के द्वारा, यानी कि मेंटेनेंस का, या फिर पुराने में 125 CRPC, तो इन मुकदमों को डालने के बाद आपके पास नोटिस आता है। आप नोटिस पे जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और आगे मुकदमा बढ़ जाएगा। अब इस दौरान जो है कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति परेशानी जो आती है वो हर तरफ से पति के ऊपर ज्यादा आती है, क्योंकि पत्नी ने तो मुकदमा कर दिया, पत्नी को यही पता है कि मुझे मेंटेनेंस मिल ही जाएगा, अगर कोई उसकी गलती ना हुई या कोई कारण ना हुआ, अगर सीधी सीधी बात है, सही बात है, तो कहीं ना कहीं पत्नी को मेंटेनेंस मिल ही जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो आती है पति के सामने, क्योंकि पति जो मानसिक पीड़ा झेल रहा होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब ऐसी परिस्थिति में पति को ये रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि भाई मैं दूंगा नहीं मेंटेनेंस। ये मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं जो लोगों के मन में रहती है कि भाई कुछ भी हो जाए मेंटेनेंस नहीं दूंगा, जेल जाना है जेल चला जाए। तो मैं आज आपके लिए वो कहता हूं आपके लिए कि मेंटेनेंस आपको देना है या नहीं देना ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जेल नहीं होगी आपको, जेल नहीं जाना पड़ेगा आपके लिए। क्योंकि आपने और भी सारी वीडियोस देखी होंगी कि भाई कितने दिन की जेल होती है, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। CRPC में 1 महीने की होती है, 125 CRPC में, 144 BNSS में भी 1 महीने की बताई है। लेकिन आपने यहाँ पर 1 महीने की पढ़ी है, लेकिन उसमें ये नहीं पढ़ा है कि टिल द पेमेंट, जो पेमेंट है जब तक वो जमा नहीं करता तब तक वो जेल में ही रहेगा, ऐसा भी है। लेकिन उसको ओवर रूल्ड करती है आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा का, ओवर रूल्ड कर देती है इसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें जो पुराना कानून था उसके लिए कहीं ना कहीं जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर लागू होता है। और जो आप एफिडेविट देते हैं, इनकम एफिडेविट, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजनीश नेहा के अकॉर्डिंग ही आप देते हैं, उसको कोर्ट में जमा करते हैं। अब उसी को ओवरलोड करते हुए उसी में ये बताया गया कि इसको एज अ मनी डिक्री ट्रीट किया जाएगा, और इसमें किसी प्रकार से कोई भी NVW वगैरह जारी नहीं होनी है। प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर है, सिविल प्रक्रिया है, तो सिविल प्रोसीजर के तहत जो है वो रिकवरी की जाएगी, ये प्रोसीजर बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज के लिए लोअर कोर्ट के द्वारा भी प्रोसीजर को जो है वो मतलब अनफॉलो किया जाता है, और उसमें सीधे जैसे ही पत्नी अपनी रिकवरी डालती है, रिकवरी सूट फाइल करती है, उसमें पहले नोटिस किया जाता है, नोटिस के बाद सम्मन के बाद नहीं आते हैं तो फिर वारंट किया जाता है, और वारंट के बाद NVW के बाद फिर रिकवरी वारंट, और फिर उसके बाद नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उसको जहां से पकड़ा जाता है वहां से पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। ये प्रोसीजर है। लेकिन ये जो है वो प्रोसीजर जो है वो रजनीश नेहा के तहत नहीं कहता है, वो CRPC या फिर भाई 144 BNSS के तहत प्रोसीजर अपनाया जाता है। लेकिन कोर्ट को जो है वो रजनीश नेहा का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही रिकवरी करनी है, ये कई जजमेंट्स में कहा जा चुका है, और इसी के अकॉर्डिंग करना वो लीगल प्रोसीजर है। अगर लीगल प्रोसीजर के तहत आपसे पैसा लिया जा रहा है तो आप पैसा दें, और अगर इलीगल तरीके से आपसे लिया जा रहा है पैसा या फिर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ये लीगली फॉल्ट है, और इसको आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई भी NVW जारी कर रखा है या फिर किसी तरीके से, तो आप उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका खत्म हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ये एक प्रोसीजर था जो आपको फॉलो करना है। अगर इसी के तहत कोई भी लीगल हेल्प अगर आप मुझसे चाहते हैं और आपके खिलाफ भी कोई रिकवरी वारंट इशू कर रखा है या फिर आपकी काफ़ी हैवी रिकवरी हो गई है, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरा और बेस्ट इसमें जो भी चीज़ें बची हैं या जो आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में कवर नहीं हो सकती है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरा लीगल हेल्प भी इसमें कर सकता हूं। और किसी का भी अगर कोई दिल्ली NCR में कोई केस है या फिर कहीं ना कहीं है, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारी राय भी ले सकते हैं। आप बस इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। और एक हमारा WhatsApp ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लें। भविष्य में आने वाली लेटेस्ट अपडेट जानकारी या जजमेंट वगैरह आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। बस इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।